क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है अपने ही घर से किसी का गायब हो जाना? ऑब्वियसली आपने बहुत बार ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो केस है दीपा मेहरा उर्फ बबली का, और साथ ही उसकी एक बेटी जिसका नाम था निशा। ये दोनों कैसे अचानक अपने घर से ही गायब हो गए, जबकि कुछ सेकंड्स पहले ही निशा अपने होने वाले पति से कॉल पर बातें कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अगले दिन से हर किसी को दिखना ही बंद हो गए। आखिर क्या हुआ था इनके साथ, और अगर ये किडनैप हुए थे तो इसे किसने किया था, जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की स्टोरी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। जिस केस को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बरेला में रचा गया था, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जबलपुर से मंडला की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर बसता है जिसका नाम है बरेला। वहीं के वार्ड नंबर 15 में रहने वाली दीपा मेहरा उर्फ बबली, साथ ही उसकी 20 साल की बेटी निशा, ये दोनों इस छोटे से गांव में रहा करते थे। बरेला के पास एक और छोटा सा गांव बसता था जिसका नाम था टेम्बरबीटा। ये जो गांव था ये बबली का मायका हुआ करता था, और एक यहाँ पर नाम आता है संदीप झारिया। इस नाम के आदमी के साथ निशा का अभी रिश्ता तय हुआ था। मार्च 2022 में इन दोनों की शादी फिक्स की गई थी। शादी तय होने के बाद संदीप और निशा के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। जब निशा रात के टाइम पर संदीप से ऑन कॉल बातें कर रही थी तब उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हमारे घर के अंदर बरामदे में कोई घुस आया है। निशा ने संदीप को कहा कि रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ। जैसे ही निशा ने संदीप का कॉल काटा, उसके बाद पता नहीं इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों गाँव में दिखना ही बंद हो चुके थे। अब वहीं पर बात वापिस आती है जब निशा ने संदीप का कॉल काटा। अब यहाँ पर संदीप तो वेट कर रहा था कि निशा का कॉल आएगा तो मैं उससे बातचीत करूंगा, लेकिन टाइम बहुत बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर निशा का कोई कॉल संदीप के पास जाता ही नहीं। संदीप यहाँ पर परेशान होने लगा। तब संदीप ने ही दोबारा निशा के पास कॉल किया। जब संदीप ने निशा को कॉल लगाने की ट्राई की तब निशा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इससे पहले तो संदीप ये सब चीजें हल्के में ले रहा था। संदीप ने ये सोचा होगा कि यहाँ पर निशा के फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। संदीप ने निशा को रात के 12 बजे तक लगातार कई फोन किए, लेकिन निशा का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और थी कि जो माँ बेटी थी, निशा की जो माँ थी, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही फोन था। ये एक ही फोन से अपना काम चलाया करती थी। संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर अब आधी रात हो चुकी थी। संदीप अब सो चुका था। जब संदीप अगले दिन सुबह उठा उस टाइम उसके फोन पर एक कॉल आया, और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि बबली के पिता चंद्रभान का था। जैसे ही संदीप ने कॉल पिक की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बबली का फोन नहीं लग रहा है, निशा का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहे। संदीप ने कहा, जी हाँ, मेरी निशा के साथ कल रात बातचीत चल रही थी। और कुछ ही देर बाद संदीप को ये ध्यान आया कि रात को निशा और मैं जब बात कर रहे थे, निशा ने कहा था कि मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, लेकिन आधी रात हो चुकी थी, उसका कोई फोन नहीं आया। मैंने जब कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब ये जो बबली के पिता चंद्रभान थे, ये भी टेम्बरबीटा के ही रहने वाले थे, जो बरेला से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो लगातार निशा का फोन ट्राई करते रहे, लेकिन निशा का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। ये चीज उन्हें कुछ हजम नहीं हुई और उनको अब इस चीज की टेंशन होने लगी थी। चंद्रभान ने अपने छोटे भाई के बेटे को कहा कि हमें यहाँ पर अब बरेला जाना चाहिए। चंद्रभान और उसके भाई का बेटा अब दोनों बरेला पहुंच चुके थे निशा और उसकी माँ को देखने के लिए। जिस घर में निशा और उसकी माँ रहा करती थी उस घर में तो ताला लगा हुआ था। बबली के मकान के एक मकान छोड़कर ही एक मकान और था जो कि बबली की देवरानी वहां पर रहा करती थी। चंद्रभान और आशीष इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है इन दोनों की आपसी बातचीत बंद थी। फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने मालती का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से ही रूखी आवाजों से सवाल आने लगे कि कौन है, क्या दिक्कत है। चंद्रभान अपनी ऊंची आवाज में बोला और उसने कहा कि तुमने निशा को और बबली को कहीं देखा है? उनका फोन भी बंद जा रहा है। यहाँ पर मालती चिल्लाते हुए बोली, मुझे उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ।
आशीष और चंद्रभान यहाँ पर अब आसपास के गांव के जो लोग थे उनसे पूछताछ करने लगे, लेकिन अधिकतर पड़ोसियों ने उन्हें सिर्फ यही कहा कि बबली और निशा रात के 8 से 9 बजे के आसपास घर में ही देखे गए थे। कमरे से टीवी की आवाजें भी आ रही थी, मगर उनके कहीं जाने के बारे में इस बारे में हमें किसी को भी नहीं पता। दिन तो अब यहाँ पर निकल आ ही गया था और ऐसे ही धीरे धीरे माँ बेटी के गायब होने की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। चंद्रभान ने कोई देरी ना करते हुए बरेली के ही पुलिस थाने में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। तब तक उस पुलिस स्टेशन में संदीप भी वहां पर पहुंच चुका था। जब संदीप उस मिसिंग कंप्लेंट को लिखवा रहा था, तब पुलिस वालों ने कंप्लेंट ना लिखते हुए संदीप से इतनी बात कही कि तुम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के घर जाओ और वहां पर उन्हें जाकर देखो। जब माँ बेटी वहां पर नहीं मिलती तब तुम वापस से पुलिस स्टेशन आ जाना और मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिख लूंगा। संदीप ने देर ना करते हुए चंद्रभान और आशीष के साथ जाकर सभी रिश्तेदारों के घर जाकर बबली और निशा के बारे में पूछा, लेकिन सबने ही इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन इसी पूछताछ में अब यहाँ पर 3 दिन निकल चुके थे, लेकिन माँ बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। चंद्रभान वापिस से पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 7 दिन, जी हाँ 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस यहाँ पर इन माँ बेटी को ढूंढने में नाकामयाब हो रही थी। बबली के मायके वालों ने पुलिस वालों से नाराज होकर एएसपी, डीएसपी और सीएम ऑफिस तक भी ये खबर पहुंचा दी थी। वहां पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। साथ में उन्होंने ये कंप्लेंट भी दी थी कि पुलिस वाले अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। 7 दिन हो चुके हैं, वो एक माँ बेटी को नहीं ढूंढ पा रहे। इसी के साथ साथ मेहरा समाज के लोगों ने रोड पर ही अपनी भीड़ इकट्ठा करने लगे। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी पुलिस वालों को दे दी थी कि जल्द से जल्द अगर तुम निशा और उसकी माँ बबली को नहीं ढूंढ पाए तो हम रोड पर चक्का जाम कर देंगे और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर जो हम करेंगे वो तुम लोग देखोगे। बरेला के डीएसपी के हाथ से जब ये केस निकलता जा रहा था, वो 7-8 दिनों से माँ बेटी को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। तब यहाँ पर बड़े ऑफिसर्स ने तेज तरार दिमाग वाली एक औरत जिसका नाम था अपूर्वा, जी हाँ वो भी एक डीएसपी थी, ये केस, ये फाइल और जो बरेला का पुलिस स्टेशन था, ये सारा कुछ अब अपूर्वा के अंडर में आ चुका था। इस केस को भी अब यहाँ पर अपूर्वा ही संभालने वाली थी। जब ये केस डीएसपी अपूर्वा के हाथ में सौंपा गया, तब उन्होंने इस केस को शुरू से जांच करना सही समझा, तो वो वापस से निशा के घर गए और वहां पर छानबीन करने लगे। 20 अक्टूबर 2021 के दिन डीएसपी अपूर्वा निशा के घर गई। उन्होंने उस घर का ताला तुड़वाया और वहां पर इन्वेस्टिगेशन एक टीम भी गई थी जो कि उस घर की तलाशी लेने वाली थी। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ था और जो उनके घर में किचन में खाना बना हुआ था वो भी खराब हो चुका था और उसकी स्मेल जो थी वो पूरे घर में फैल चुकी थी। जब पुलिस वालों ने वो चीज देखी कि ये खाना ऐसा का ऐसे ही पड़ा है और ये साफ लग रहा था कि उस रात जैसे उन माँ बेटी ने खाना खाया ही नहीं था। बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस वालों को एक राज की बात बताई। उन्होंने ये कहा, जिस दिन वो मालती से बबली और निशा के बारे में पूछताछ करने के लिए गए थे, तब मालती की बेटी ने उन्हें ये बताया था रात में सिंधु चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। यही बात पुलिस वालों के दिमाग में अब बैठ चुकी थी। उनके पास कोई और सुराग तो था नहीं, सिर्फ अब ये एक छोटी सी 2 लाइनें ही थी। डीएसपी ने तुरंत ही ये सवाल किया कि ये जो मालती की बेटी ने कहा है कि संजू चाचा रात को 2 लड़कों के साथ आए थे, ये संजू है कौन? उन्हें इतना भी पता चल गया था कि इस सवाल का जवाब कोई और नहीं, सिर्फ मालती ही है जो कि उन्हें इस सवाल का जवाब दे सकती है। फिर क्या था, अब जांच की सुई जो थी वो मालती के ऊपर घूम चुकी थी। पुलिस वालों ने मालती से पूछताछ करने की बजाय पहले मालती के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना जरूरी समझा। जब पुलिस वालों ने आस पड़ोस से पूछा तो उन्हें पता चला इसका नाम संजू श्रीपाल था। वो दूसरी जगह का था, लेकिन वो अधिकतर इस मोहल्ले में आता रहता था। जब पुलिस वाले संजू के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो साथ में एक और चीज चौंका देने वाली पुलिस वालों को सुनने को मिली। सभी लोग दबी आवाज में सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे कि ये जो मालती है और एक ये संजू है, इन दोनों का मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो जब भी यहाँ पर आया करता था सिर्फ और सिर्फ मालती से मिलने के लिए ही आया करता था।
जब ये जानकारी अब पुलिस वालों के हाथ लग चुकी थी, तब इन्होंने देरी न करते हुए सीधा मालती के घर जाना ही जरूरी समझा। पुलिस साथ में ये बात भी जानना चाहती थी कि जो बबली और निशा थी, इनके साथ मालती की क्यों नहीं बनती थी, जबकि ये दोनों एक करीबी रिश्तेदार थे। मालती ने भोली बनते हुए यही बात कही कि जो उनके विचार थे और जो उनका व्यवहार था, ये दोनों का मेल नहीं खा रहा था, इसीलिए उनके साथ बोलचाल बंद थी। जब पुलिस वालों ने संजू के बारे में मालती से पूछताछ की, तब मालती ने यह बताया कि वो जो संजू है वो मालती के पति का दोस्त है। पति जो कि कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता है और ससुर उसका काफी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए संजू उसके पति के कहने पर परिवार का ध्यान रखता है। पुलिस के लिए ये पूछताछ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी के दौरान पुलिस टीम ने साइबर टीम के दौरान संजू और मालती के कॉल रिकॉर्ड्स निकालना शुरू कर दिए। जब कॉल रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आई, तब पता चला कि ये जो लास्ट के 4 दिन थे, इन 4 दिनों में मालती और संजू के बीच घंटों बात हुआ करती थी। जी हाँ, एक कॉल 1-1, 2-2, 3-3 घंटे चला करती थी। पुलिस के मुखबिर ने पुलिस वालों को ये सूचना दी कि संजू अपने 2-3 साथियों के साथ 3 अक्टूबर को मालती के घर गया था। डीएसपी अपूर्वा ने एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को सिंपल सादे कपड़ों में मालती के घर भेजा। जब मालती अपने घर में नहीं थी, उसने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की। उस पूछताछ से पुलिस को एक बड़ी सी चौंका देने वाली जानकारी जो थी, वो पुलिस वालों के अब हाथ लग चुकी थी। मालती की बेटी ने ये बताया कि 27 सितंबर की रात को संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। मम्मी ने हमें खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया था, लेकिन संजू चाचा और दोनों लड़के देर रात तक घर पर ही थे। सुबह जब मैं सोकर उठी, तब मैंने ये देखा कि बड़ी मम्मी बबली के घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने सोचा कि बड़ी मम्मी निशा दीदी को लेकर शायद नाना जी के घर चली गई होंगी। लापता माँ बेटी के बारे में अब पुलिस वालों को बहुत सी जानकारियां मिल चुकी थी, जिसके केंद्र में सिर्फ संजू और एक मालती ही थे। पुलिस वालों को पूरा भरोसा हो चुका था कि बबली और निशा को गायब करने में संजू और मालती का ही हाथ रहा होगा। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ करने के लिए मालती और संजू दोनों को 4 अक्टूबर के दिन पुलिस स्टेशन बुलाया। उन्हें घंटों पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाकर सिर्फ इंतजार ही करवाया। वो इसीलिए क्योंकि जो उनकी बेचैनी थी, घबराहट थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी, उस पर नजर रखी जा सके। धीरे धीरे यहाँ पर उन पर पुलिस वालों की सख्ताई भी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वालों ने पूछताछ करना शुरू किया, तब इतने में ही इन दोनों के मुंह से सच्चाई उगल चुकी थी। इतने में मालती ही बोल पड़ी कि माँ बेटी तो तब मिलेंगी ना जब माँ बेटी जिंदा होंगी। मालती के इतना कहते ही पुलिस वालों की जांच टीम अब और सख्ताई में आ चुकी थी। सीधा ही पुलिस वालों ने ये सवाल किया, किस दुश्मनी के चलते हुए तुमने उन दोनों को, उन माँ बेटी को मरवा दिया। पुलिस की सख्ताई के आगे अब संजू भी यहाँ पर टूट चुका था। उसने बबलू और निशा की हत्या करने के बाद उनकी जो बॉडी थी, वो उसने अपने गाँव में एक घाट के किनारे जाकर दफना दी थी। पुलिस वालों के सामने जब इस हत्याकांड के बारे में जो सच्चाई सामने आई कि इन्हें किस लिए मारा गया था, सच में आप लोगों की आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। मालती अपनी 3 बेटियों के साथ और एक 76 साल के ससुर के साथ बरेला में रहा करती थी। जो यहाँ पर 30 साल की मालती थी, ये अपने पति के साथ ज्यादा मिल नहीं पाती थी और इसे भी अब यहाँ पर बहुत खुजली हो रही थी कि मेरा भी किसी के साथ अफेयर होना चाहिए, क्योंकि मेरा पति तो खुद बहुत टाइम से बाहर रह रहा है, घर भी कभी कभी आता है, तो इसीलिए वो भी चाह रही थी कि उसे भी कोई मिले कि जो उसके साथ रह सके, उसका ध्यान रखे। और करीब 5 साल पहले मालती की नजरों में संजू नाम का एक आदमी आया। वो महकमा नाम के गांव का रहने वाला था और जो संजू था वो सुरेश को बहुत अच्छे से जानता था। दोनों मिलकर काम तलाशा करते थे। जब सुरेश काम की तलाश में बाहर चला गया, तब उसके कुछ ही दिनों बाद से ही संजू मालती से मिलने के लिए आ जाया करता था। मालती की बेटियों के लिए संजू चॉकलेट और बहुत से बिस्किट्स लेकर आया करता था। संजू और मालती अब बहुत लंबे टाइम से आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे और इनके बीच में अब रिलेशनशिप भी एक बन चुका था। मालती भी यहाँ पर अब किसी को ढूंढ रही थी, अपने लिए किसी को तलाश कर रही थी और संजू को भी ऐसे ही किसी एक औरत की तलाश थी। ये दोनों आपस में मिल चुके थे। इन दोनों के बीच में सेक्सुअल अफेयर भी बहुत बार हुआ। तब वो उन 3 बच्चियों को कुछ पैसे देकर बाहर खाने के लिए भेज दिया करते थे। करीब 4 साल पहले की बात है। करीब दोपहर के 2 बजे का टाइम था और बबली आंगनवाड़ी से घर लौट रही थी। जब बबली अपने घर के अंदर घुस रही थी, तब मालती के घर से उसे किसी आदमी की आवाजें सुनाई देने लगी। जबकि बबली को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो मालती के ससुर है वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। बबली जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे फिर भी मालती के घर से जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी।
उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और वो बाहर बरामदे में आ गई। उसने ये देखा कि मालती के जो कमरे का दरवाजा है वो अंदर से बंद था। बबली ने दरवाजे में बनी एक थ्रेड से, जो कि अंदर कमरे में साफ दिखाई दे रहा था, वहां पर अपनी आंख लगाई और जब उसने वो अंदर का दृश्य देखा, सच में वो ये चीज देखकर बहुत हैरान रह चुकी थी। बबली ये बात अब बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि कोई तो आदमी है जो मालती से अक्सर अकेले में मिलने आया करता है। जब बबली ने ये बात मालती से ही डायरेक्ट जाकर पूछी, तब उसने अपने ही किसी रिश्तेदार का भाई बताया। जब बबली ने अपनी आंख लगाकर उस दरवाजे के आर पार देखा था, तब बबली एकदम आग बबूला हो गई थी कि मेरी ही रिश्तेदार, मेरी ही फैमिली की एक औरत होकर वो ऐसी हरकतें कर रही है। उसने थोड़ी सी भी देरी नहीं की और अपने घर से एक कुर्सी निकाली और अपने ही गेट के बाहर, घर के बाहर आकर उस कुर्सी पर बैठ गई। जब संजू मालती के घर से बाहर निकला तो बबली उसे देखकर पहचान चुकी थी कि यही तो वही है जो बबली अपना सभी को भाई बताती है। वही उसका असल में यार था। बबली को संजू के गलत चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से पता था। शराब का शौकीन था और क्रिमिनल माइंड का था। और बबली को यह बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि संजू अपने ही गांव की एक लड़की को भगा कर ले जा चुका है और उस लड़की का भी आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से बबली ने इस बारे में बातचीत की, उसे अपनी गलती मानने के लिए कहा, तब मालती ने अपनी गलती मानने की बजाय बबली को ही उल्टा सीधा कहकर उसे धमका दिया। बबली ने मालती और संजू के मैरिटल अफेयर की बात भी मालती के ससुर को बता दी थी। इस पर मालती अपनी जेठानी बबली से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मालती के साथ बबली की अब बातचीत भी बंद हो चुकी थी। संजू यहाँ पर अब बेखौफ हो चुका था। वो मालती के घर आने लगा बार बार और अपनी रंगदलियां मनाने लगा। और इधर अब बबली की जो बेटी थी निशा, उसका रिश्ता भी संदीप के साथ तय हो चुका था। बबली को यहाँ पर ये चिंता खाई जा रही थी कि जो मालती की हरकतें हैं, जो वो इस टाइम पर गंदी हरकतें कर रही है, किसी और के साथ अफेयर चला रही है, उसकी वो हरकतें उसकी बेटी की शादी के ऊपर भारी ना पड़ जाएं। बबली को परिवार की चिंता तो थी ही, मालती शकी स्वभाव की भी थी। उसे यही लगता था कि जो उसकी भतीजी निशा है वो मालती पर नजर रखती है। संजू की आने जाने की हर एक खबर निशा अपनी माँ बबली को देती है और उसकी माँ बबली इस चीज की शिकायत मेरे ससुर से करती है। इस शक के चलते मालती अंदर से बिल्कुल डर चुकी थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात सुरेश तक, यानी कि उसके पति तक ना पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ उसी तरह के विचार आ रहे थे। एक बार मालती ने संजू से ये कहा कि हम दोनों के बीच में बबली और उसकी बेटी निशा अब बाधा बन चुकी है। उनकी दखलंदाजी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हमें उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इन दोनों ने मिलकर अब आपस में एक योजना बनाई। संजू के योजना के मुताबिक अपने काम को अंजाम देने के लिए संजू अपने 2 दोस्तों को लेकर मालती के घर पर लेकर आया। उन्हें इन दोनों को गायब करने के लिए, इस दुनिया से गायब करने के लिए दोनों को 1-1 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। उन्हें कुछ पैसे संजू ने एडवांस भी दिए थे। 27 नवंबर 2021 की रात के दिन संजू अपने 2 दोस्तों के साथ मालती के घर पहुंच गया। प्लानिंग के मुताबिक मालती अपने ससुर के खाने में नींद की गोलियां मिला चुकी थी, जिससे पंचमलाल भरी नींद में सो चुका था। बेटियों को भी मालती ने खाना खिलाने के बाद जल्दी ही सोने के लिए भेज दिया था। उसके बाद तीनों बबली के आंगन में चले गए। रात के करीब 10 बजे हुए थे। जैसे ही बबली बाथरूम के पास जा रही थी, तीनों ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस सब से बेखबर निशा संदीप से कॉल पर बातचीत कर रही थी। जब निशा को इस चीज की आहट सुनाई दी कि उसके घर में कोई घुस आया है, तो तुरंत ही निशा ने संदीप का कॉल काटा और वो भी बाहर आने लगी। तब तक वो तीनों निशा के कमरे में भी घुस चुके थे। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया और निशा का उन्होंने गला घोटा और उसका वो मर्डर कर चुके थे। और उससे पहले वो बबली के साथ भी यही कर चुके थे। माँ बेटी का मर्डर करने के बाद उन तीनों ने इन दोनों की बॉडी को चादर में लपेटा और रात में ही बाइक से वो नहर किनारे इन दोनों की बॉडी को लेकर आए। उन्होंने वहीं पर पास ही झाड़ियों में इन दोनों की बॉडी को फेंक दिया। अगले दिन इन तीनों ने माँ बेटी को नमक के साथ एक गड्ढे में दफना दिया था। जब पुलिस वालों ने संजू को गिरफ्तार किया और संजू को वो उसकी बताई हुई जगह पर जब लेकर गए जहां पर निशा और बबली को दफनाया गया था, और फिर पुलिस वालों ने वहां पर 4 पुलिस वालों के साथ खोदना शुरू किया। लगभग जब वो 5 फीट गहरा गड्ढा खोद चुके थे, वहां पर उन्हें 2 बॉडीज मिली। दोनों बॉडीज ऊपर नीचे दबी हुई थी। ऊपर काफी मात्रा में नमक डाला गया था।
ऊपर निशा की बॉडी थी और उसके नीचे उसकी माँ बबली की बॉडी थी। बबली के गले में एक फीता भी बंधा हुआ था। जब उन दोनों की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया उसमें भी यही आया था कि इन दोनों की मौत दम घुटने की वजह से यानी कि गला दबाने की वजह से हुई है। उसके बाद इन दोनों का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस हत्याकांड में राजा और देवा की तलाश की गई। ये राजा और देवा वही वो दो नाम है जो संजू के साथ उसके दो दोस्त आए थे। वो भी कुछ टाइम में जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए। मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जिस पुलिस टीम ने इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लिया था उन सभी टीम मेंबर्स को और डीएसपी अपूर्वा को भी मेडल्स के साथ सम्मान देने की बात कही थी। जिन लोगों को पुलिस अब यहाँ पर पकड़ चुकी थी, संजय श्रीपाल, उसकी प्रेमिका मालती मेहरा, राजा कौल और देवा ठाकुर को धारा 450, 302, 201, 34 HTSCF के तहत कोर्ट में इन सभी को पेश किया गया, जहां पर कोर्ट के आदेश के कारण इन लोगों को जबलपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। और इन चारों में से सबको अपनी गुनाहों के मुताबिक सजा मिली थी। जिसने ये कांड करवाया था उसे अलग सजा, और जिसने ये कांड किया था उसे अलग सजा, और जिसने इन्हें दबाया था उन्हें अलग सजा। जी हाँ, किसी को 2 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 8 साल की सजा, सभी को अलग अलग सालों की सजा दी गई थी। ये थी बबली और उसकी 20 साल की बेटी निशा की मर्डर स्टोरी। अब आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने पहले कभी ये स्टोरी कहीं सुनी है मुझे इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कीजिए। पिछली वीडियो का शाउट आउट बेबी डॉल को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।